प्यारे दे दोस्तों, आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ से सपोर्ट मिलती है तो रोज 2 एपिसोड अपलोड हो रही हैं। सब दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शुक्रिया। उछलते हैं आज की मजेदार एपिसोड की तरफ। हमारा कमरा 7वें मंजिल पर था और हम दोनों तरफ दूर दूर तक देख सकते थे। सामने सड़क के दूसरी तरफ भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थीं। उनमें भी एक होटल था और बाकी बिल्डिंगों में रिहायशी फ्लैट थे। 11 बजे के करीब दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। वेटर बर्तन ले जा चुका था। ये कौन हो सकता था? मैंने देवी की तरफ देखा, इसे वहीं खड़े रहने का इशारा किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। और जैसे ही दरवाजा खोला, 2 पुलिस वालों को देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन मैंने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया और चेहरे से किसी किस्म के तासुरात का इजहार नहीं होने दिया। उनमें एक कांस्टेबल था और दूसरा हेड कांस्टेबल। कांस्टेबल के कंधे पर कलाशन लटकी हुई थी और हेड कांस्टेबल के हाथ में छोटी सी छड़ी थी। क्या बात है हवालदार जी, मैंने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। उनके खड़े होने के अंदाज में समझ गया था कि खतरे की कोई बात नहीं थी। पुलिस वाले रात को होटलों में ठहरने वाले मुसाफिरों को परेशान करते रहते थे। मकसद कुछ बटोरने के सिवा और कुछ नहीं होता था। हाँ भाई, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ से आए हो? कहाँ जाने का इरादा है? क्या काम करते हो? हवालदार ने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले थे। मैंने अपना वही नाम बता दिया जो होटल के रजिस्टर में लिखवाया था। बीकानेर में अपनी दुकान है, मिर्चों की आड़त की। मैंने कहा, घूमने फिरने को निकले हैं जी, माउंट इबू जा रहे हैं। हफ्ता 10 दिन वहां रहेंगे, फिर वापस चले जाएंगे। तुम्हारे साथ कौन है? हवालदार ने नीम खिले दरवाजे से अंदर झांकते हुए पूछा। मेरी पत्नी है जी, मैंने जवाब दिया। अच्छा, तो नहीं रुपए निकालो, हवालदार बोला। वो क्या जी? होटल का किराया तो हम दे चुके हैं। मैंने कहा, ये होटल का किराया नहीं, तुम्हारी सरकुशा के लिए ये छोटी सी रकम ले रहे हैं। बहुत सी परेशानियों से बच जाओगे, अगर नहीं दोगे तो। वो खामोश होकर मानी खेज निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा। अच्छी जबरदस्ती है, मैंने बुड़बुड़ाते हुए जेब से 50 रुपए निकालकर इसके हाथ में रख दिए। अब रात भर ऐश करो अपनी पत्नी के साथ। हवालदार मुस्कुराया। कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, जयराम जी की। धन्यवाद, मैंने कहा और फिर जयराम जी की कहते हुए दरवाजा बंद कर दिया। देवी अब भी खिड़की के करीब खड़ी थी। मैंने जैसे ही दरवाजा बंद किया, वो मेरी तरफ घूम गई। क्या पूछ रहे थे वो लोग? इसने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। होटल में ठहरे हुए मुसाफिरों से भत्ता जमा कर रहे थे। मैंने जवाब दिया। मैं 50 रुपए में टल गया। उनके ओत पितंग सवालात से बच गया, वरना परेशानी हो सकती थी। वो देवी बेड पर लेट गई, मैं भी दूसरे बेड पर लेट गया। हमने पूरा दिन सफर किया था, थकन से बुरी हालत हो रही थी। बिस्तर पर लेटने के थोड़ी ही देर बाद मैं सो गया। मैं पता नहीं कितनी देर सोया था कि सीने पर बोझ सा महसूस करके मेरी आंख खिल गई। मैंने करवट लेने की कोशिश की मगर दबाव कम नहीं हुआ। वो देवी थी जो मेरे बेड पर लेटी हुई थी और इसका एक हाथ मेरे सीने पर था। मैंने पूरी तरह आंखें खोल दे और फिर मैं चौंक के बगैर नहीं रह सका, क्योंकि देवी के बदन पर लिबास नाम की कोई चीज नहीं थी और वो सफेद बदन चमक रहा था। अरे क्या है, सोने दो मुझे, मैं बुड़बुड़ाया। मैं क्या कह रही हूँ, सो जाओ, देवी ने सरगोशी में जवाब दिया। मुझे डर लग रहा था, इसलिए यह आ गई आपके पास। मेरी नींद गायब हो चुकी थी। अब देवी का लम्स मेरे बदन में तरंगे बजा गई। देवी ने करवट बदल कर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मेरी नजरें देवी को ताड़ता हुआ जहन में सल्लमा के अल्फाज गूंजने लगे। कसूर में जब मैं सल्लमा के घर में रह रहा था, इसका शौहर जेल में था और एक रात सल्लमा इसी तरह मेरे बिस्तर पर आ गई थी। इसने कहा था कि सर्दी लग रही थी, इसलिए मेरे पास आ गई थी और मुझे हैरत हुई थी कि सर्दी लगने के बावजूद इसने लिबास क्यों उतार रखा था। और अब देवी को डर लग रहा था तो वो मेरे पास आ गई थी, मगर लिबास को अपने बिस्तर पर ही छोड़ आई थी। बहरहाल देवी से मैंने ये नहीं पूछा कि डर लग रहा था तो इसने अपने लिबास से क्यों पीछा छुड़ा लिया था, क्योंकि अब ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि जब कोई औरत इस तरह किसी मर्द के पास आकर सर्दी लगने या डर लगने की बात करे तो इसका मतलब क्या होता है। और सोचते ही मेरा दाया हाथ उठकर देवी के चूतरों पर आ गया। चंद लम्हे देवी के चूतरों को मसलते ही वो कूल्हों को पेश करने लगी और 1 मिनट बाद झट से मेरी तरफ चेहरा करके मुड़ गई। देवी के अंदर आग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो मेरे होंठों पर झपट कर इसे खाने की कोशिश कर रही थी।
देवी तेजी से मेरे पूरे चेहरे पर बोसे देने लगी। मेरा पूरा चेहरा उनके थोक से गीला हो गया। देवी के आगे मैं बेबस होने लगा। देवी तो पूरी जंगली बलि बन चुकी थी जो मुझे एक पिल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उनको थोड़ा दूर हटाया और सांस लेने लगा, मगर देवी कहाँ रोकने वाली थी। वो मेरे ऊपर चल गई और मेरी दोनों तरफ घुटने रखकर मेरे पेट पर बैठ गई। देवी को चीन कहा था। वो तो जल्दी से अपनी आग बुझाना चाहती थी। यकीनन देवी मुझ पर हद से भी ज्यादा मरमिटी थी। फिर मैं ऐसे ही कुछ देर आराम करने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आँख लग गई और हम दोनों ऐसे ही सो गए। सुबह में तैयार होकर हाथ रोम से निकला तो देवी इस वक्त भी पेट के बिल सो रही थी। मैंने जाकर इसे झंझोड़ कर जगा दिया। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम 1 घंटे में यहाँ से निकल जाएंगे, मैंने कहा। देवी आहत से उठकर हाथ रोम में घुस गई और मैं खिड़की के सामने खड़े होकर बाहर झांकने लगा। नीचे बाजार में दुकानें खिलना शुरू हो गई थीं और लोगों की आमद और रफ्त भी जारी थी। 8 बजे के करीब हमने होटल छोड़ दिया, एक रेस्टोरेंट में बैठकर नाश्ता किया और फिर एक ऑटो रिक्शा पर बैठकर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। मेरा ख्याल था कि यहाँ से हमें जयपुर या बीकानेर के लिए कोई ना कोई ट्रेन मिल जाएगी। स्टेशन पर पहुंचकर पता चला कि जयपुर की ट्रेन आधा घंटा पहले जा चुकी है। दूसरी ट्रेन 11 बजे जाएगी। अलबत्ता आधे घंटे बाद बीकानेर के लिए ट्रेन मिल सकती है। बीकानेर के लिए चित्तौड़गढ़ से आने वाली ये ट्रेन 15 मिनट बाद यहाँ पहुंचने वाली थी। मैंने बीकानेर के लिए टिकट खरीद लिए और हम दोनों प्लेटफार्म पर आकर दाखिली गेट से कुछ दूर एक बेंच पर बैठ गए जहां एक जवान औरत और एक उधेड़ उम्र मर्द पहले ही बैठे हुए थे। वो दोनों मियाँ बीवी थे और उन्हें नागौर जाते थे। वो औरत फौरन ही देवी से बेतकल्लुफ हो गई और वो आपस में बातें करने लगे। इसके बरक्स इस औरत का शौहर गालिबन खामोश तबीयत का मालिक था। नमस्ते के तबादले के अलावा मुझसे ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। प्लेटफार्म पर खासा हुजूम हो गया था। ट्रेन आने में 5 मिनट बाकी थे। प्लेटफार्म पर इत्तला घंटी भी बज चुकी थी। वो पेच अगरचे सिर्फ 4 ही अफराद के लिए मखसूस थी, लेकिन इस पर इतनी गुंजाइश थी कि 5 अफराद भी बैठ सकते थे, और शायद यही समझते हुए वो उधेड़ उम्र औरत मेरी तरफ किनारे पर बैठने की कोशिश कर रही थी। मैं इसे जगह देने के लिए सरक कर इस आदमी के साथ बैठ गया। मेरे साथ बैठने वाली वो औरत अगरचे उधेड़ उम्र थी, रंगत भी कदरे सावली थी, लेकिन इसके चेहरे के नकूश और जिस्मानी बनावट गजब की थी। वो मेरे साथ बिल्कुल जल कर बैठी थी। इसके जिस्म से टेक होकर मैं अपने आप में कुछ बेचैनी महसूस करने लगा था। ट्रेन प्लेटफार्म में दाखिल हुई तो मैं उठकर खड़ा हो गया। देवी और वो दोनों मियाँ बीवी भी उठ गए थे, मगर वो उधेड़ उम्र औरत बेंच पर बैठी रही थी। ट्रेन आते ही प्लेटफार्म पर अफरा तफरी सी मच गई थी। वो दोनों मियाँ बीवी तो अपना सूटकेस उठाकर ट्रेन की तरफ चले गए और मैं अपने सामने गुजरती हुई ट्रेन की बोगियों के नंबर देखने लगा। हमारी सीटें 9 नंबर की बोगी में थीं। रिजर्वेशन के इजाफी पैसे भी दिए थे, इसलिए मुझे इत्मीनान था कि हमारी सीटों पर कोई दूसरा मुसाफिर कब्जा नहीं करेगा। खड़े देख क्या रहे हो? देवी ने मुझे घूरते हुए कहा। ट्रेन में बैठना नहीं किया। ट्रेन रुक चुकी थी। कुछ उतरने वाले मुसाफिर और कुछ सवार होने वाले मुसाफिरों की हड़बों खासी अफरा तफरी दिखाई दे रही थी। ये हुजूम छटने दो, हमारी सीटें तो रिजर्व हैं, परेशानी की क्या बात है? मैंने देवी की तरफ देखते हुए कहा। बेंच पर बैठी हुई औरत भी अब उठ गई थी। वो चंद लम्हे अजीब सी नजरों से कभी मुझे और कभी देवी को देखती रही और फिर एक तरफ चलने लगी। देवी को न जाने क्या बेचैनी थी कि वो बार बार मुझे ट्रेन पर सवार होने को कह रही थी। उसूली तौर पर हमें अब ट्रेन पर सवार हो जाना चाहिए था, मगर मैं भी अपने आप में कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। ट्रेन 10 मिनट यहाँ रुकी थी। 5 मिनट गुजर चुके थे। मैं देवी को इशारा करता हुआ आगे बढ़ गया, लेकिन 3-4 कदम ही चला था कि एक आदमी से टकरा गया। वो शख्स भी ट्रेन की तरफ देखता हुआ चल रहा था, मगर टक्कर लगने के बाद वो लड़खड़ाया तो मैंने इसे दोनों बाहों से पकड़कर संभाल लिया और वो जैसे ही सीधा हुआ, मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। वो अरविंद था। तकरीबन 5 महीने पहले करिश्मा के साथ अरविंद से आमना सामना हुआ था, तो इस वक्त भी मेरे चेहरे पर घनी दाढ़ी और सर के बाल बड़े हुए और चिड़िया के घोंसले की तरह उलझे और बिखरे हुए थे, जबकि इस वक्त मैं अपने असल रूप में था और अरविंद ने मेरा ये चेहरा नहीं देखा था, लेकिन मेरे दिल में चूर था। इसे बरा रास्त अपने चेहरे पर नजरें जमाए पाकर मेरे दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज हो गई। इसके दोनों बाजू मैंने अभी तक थाम रखे थे, इससे पहले कि मैं इसके खिलाफ कोई संगीन कदम उठाता। इसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई और वो माजरत आमेज लहजे में बोला, मुआफ करना शरियमान जी, मेरा ध्यान दूसरी तरफ था।
कोई बात नहीं, मैंने इसके बाजू छोड़ दिए। वो जय राम जी की कहता हुआ आगे बढ़ गया। मेरी पेशानी पर पसीने के कतरे उभर आए थे। मैंने जेब से रुमाल निकालकर पसीना पोंछा और देवी की तरफ देखने लगा। इसके चेहरे पर भी हवाइयाँ सी उड़ रही थीं। इसी रात रोहन वाले बंगले में करिश्मा के साथ वो मॉनिटरिंग सीट पर अरविंद को देख चुकी थी और इस वक्त अरविंद को पहचानने में इसे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। लगता है ये लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, देवी ने अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। अगर अरविंद यहाँ है तो करिश्मा भी जोधपुर पहुंच चुकी होगी। अरविंद तो मुझे इस हुलिये में नहीं पहचानता, इसे तो दाढ़ी वाले स्वामी की तलाश होगी। मेरा ये चेहरा सिर्फ करिश्मा ही पहचान सकती है, मैंने कहा। हो सकता है वो स्टेशन पर मौजूद ना हो। ट्रेन चलने में सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं, आओ जल्दी करो। हम दोनों तेज तेज कदम उठाते हुए 9 नंबर की बोगी के सामने पहुंच गए। इस वक्त मुसाफिरों का हुजूम बढ़ गया था। ट्रेन के रवाना होने में कुछ ही देर रह गई थी, इसलिए जाने वाले मुसाफिर किसी भी बोगी में सवार होने की कोशिश कर रहे थे। 9 नंबर बोगी के दरवाजे के अंदर की तरफ भी बड़ा रश था। मैंने थैला देवी को थमा दिया और खुद ऊपर चल गया। मुख्तसरी राहदारी में औरतें भी थीं और मर्द भी, जो एक दूसरे को धक्के देते हुए आगे बढ़ रहे थे। मैं इस वक्त हाथ रोम के सामने पहुंच चुका था। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से उठने वाले ताफुन से दिमाग फटा जा रहा था। मैं आगे बढ़ना ही चाहता था कि दूसरी तरफ से एक औरत दूसरों को धकेलती हुई आगे आ गई। इसने सफेद टी शर्ट और जीन्स की पैंट पहन रखी थी। वो शायद नीचे उतरना चाहती थी। इसका सर कदरे झुका हुआ था। मैं इसका चेहरा नहीं देख सका, लेकिन मेरे करीब पहुंचकर इसने जैसे ही सर ऊपर उठाया, मुझे अपना दिल कंपतियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। वो करिश्मा थी। करिश्मा भी बराह रास्त मेरी आंखों में झांक रही थी। मेरा असल चेहरा इसने कई महीनों बाद देखा था और शायद इसे शनाख्त में कुछ दुश्वारी पेश आ रही थी, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड में इसकी आंखों में चमक सी उभर आई। तुम मेरे दिमाग का कंप्यूटर भी तेजी से काम कर रहा था और 1 सेकंड के 1000वीं हिस्से में मैंने फैसला कर लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने करिश्मा को जुमला मुकम्मल करने का मौका दिए बगैर इसका बाजू पकड़ लिया और तेजी से इसे खींचता हुआ हाथ रोम में घुस गया और धड़ से दरवाजा बंद कर दिया। मैं करिश्मा को धकेलकर हाथ रोम के बंद दरवाजे के पीछे कोने में ले गया और इससे पहले कि वो कुछ समझ सकती, मैंने एक हाथ से इसका मुंह दबाया और दूसरे हाथ से अंगूठे से इसके कान के नीचे गर्दन पर एक नस मसलने लगा। करिश्मा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरी गिरफ्त खासी मजबूत थी। 1 मिनट से भी कम अरसा में वो बेजान सी होकर झोल गई। एक नज़र इसकी पर दौड़ाई, लेकिन इससे पहले कि मेरे जज्बात उभरते, मैंने इसे समेट कर दरवाजे के पीछे ही गंदे फर्श पर डाल दिया और एहतियात से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया और दरवाज़ा धड़ से बंद कर दिया ताकि अंदर पड़ी हुई करिश्मा किसी को नजर न आ सके। ये सब कुछ 1 मिनट में हो गया था। दरवाजे के अंदर की तरफ अब भी धाक कंपेल थी। कुछ और लोग अंदर घुस आए थे और 2 आदमी पायदान पर भी खड़े थे। मैं जब बोगी में सवार हुआ था तो देवी भी मेरे पीछे ही थी और अब वो धक्के खाई हुई दूसरे दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी। इस वक्त इंजन के सीटी की आवाज़ फिजा में गूंज उठी। इस ट्रेन में सफ़र करना अब खतरे से खाली नहीं था। करिश्मा कम से कम 1 घंटे से पहले होश में नहीं आ सकती थी और ये खतरा बहरहाल था कि कोई मुसाफिर बाथरूम में दाखिल होने के लिए दरवाज़ा खोलने लगे तो करिश्मा को देख लिया जाए। देवी सामने वाले दरवाजे के करीब खड़ी थी। इसने थैला भी बगल में दबा रखा था। इसका वापस आना मुमकिन नहीं था। इंजन के सीटी के बाद कुछ और लोग अंदर घुसने की कोशिश करने लगे थे। मैं लोगों को धक्के देता हुआ देवी के करीब पहुंच गया। वो भी करिश्मा को देख चुकी थी और इस वक्त इसका चेहरा धुआं हो रहा था। देवी वाहिद हस्ती थी जिसने मुझे करिश्मा को खींचते हुए हाथ रोम में दाखिल होते देखा था। हुजूम में किसी शख्स को पता नहीं चल सका था कि क्या ड्रामा हो चुका है। अलबत्ता 2 आदमियों ने मुझे हाथ रोम से निकलते हुए जरूर देखा था और उनमें से एक अब बाथरूम के दरवाजे से टिक लगाए खड़ा था। इतने रश और गर्मी में मुझसे सफ़र नहीं हो सकता, मैंने देवी की तरफ देखते हुए कहा। मेरा इस वक्त वाकई दम घट रहा था। उतर चलो भगवान, किसी दूसरी ट्रेन से चलेंगे। मेरा भी घुटन के मारे दम निकला जा रहा है। चलो उतरी, देवी ने जवाब दिया। ठीक इस वक्त ट्रेन हरकत में आ गई। वो दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैंने देवी के हाथ से थैला ले लिया। जल्दी करो, मैंने कहा। देवी दरवाजे से निकलकर पायदान पर पहुंच गई। इसने दोनों हाथों से बाहर वाले राड को पकड़ लिया था, मगर इसका मुंह पीछे की तरफ था। आगे की तरफ रुख करके उतरो वरना गिर जाओगी, मैंने कहा। ये मेरा जिंदगी भर का मुशाहिदा था कि औरतें हमेशा पीछे की तरफ रुख करके बस ट्रेन से उतरती थीं
और इस तरह अक्सर औरतों को चोट भी लगती थी। देवी की समझ में मेरी बात आ गई। इसने आगे की तरफ रुख कर लिया और छलांग लगा दी। साड़ी इसके पैरों में उलझ गई थी। वो लड़खड़ाई, मगर इसने अपने आप को संभाल लिया। इसके पीछे ही मैंने भी छलांग लगा दी। दूसरी पतली पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। मैंने देवी को इशारा किया, इसके नीचे से दूसरी तरफ निकल चलो। मेरा ख्याल था कि ट्रेन गुजर जाने के बाद प्लेटफार्म पर खड़े हुए लोग हमें देखेंगे तो हो सकता है किसी को हम पर शुबा हो जाए। वैसे भी मेरा अंदाजा था कि करिश्मा और अरविंद के साथ उनके कुछ और साथी भी स्टेशन पर मौजूद होंगे, और हो सकता है उनमें से किसी ने देवी को माउंट इबू के प्रेम निवास रेस्टोरेंट में वेटरेस की हैसियत से देखा हो। ट्रेन गुजरने के बाद हम प्लेटफार्म पर मौजूद बहुत से लोगों की नज़रों में आ सकते थे, इसलिए मैं मालगाड़ी के दूसरी तरफ निकल जाना चाहता था। दूसरी तरफ एक और प्लेटफार्म था, वहां भी कुछ लोग मौजूद थे। मैंने प्लेटफार्म पर चलकर देवी को भी ऊपर खींच लिया और एक तरफ चलने लगे। हम प्लेटफार्म पर मुखालिफ समत में जा रहे थे। एक मर्तबा मैंने पीछे मुड़कर देखा तो चौंक गया। वो मुसाफिर ट्रेन प्लेटफार्म से निकलकर थोड़ी दूर जाने के बाद रुक गई। ट्रेन क्यों रुक गई? देवी के लहजे में तशवीश थी। बड़े स्टेशनों पर अक्सर ऐसा होता है, मैंने जवाब दिया। कोई मुसाफिर अपना सामान प्लेटफार्म पर भूल जाता है और कोई अपना बुच्चा। बाज औकात कोई मुसाफिर ही रह जाता है तो दूसरे हमदर्दी में जंजीर खींचकर ट्रेन रुकवा देते हैं। ऐसा ही कोई मसला हुआ होगा। ऐसा तो नहीं कि किसी मुसाफिर ने बाथरूम में करिश्मा को पड़े देख लिया हो, वो खुद ही होश में आ गई हो। देवी ने कहा, वो खुद तो एक डेढ़ घंटे से पहले होश में नहीं आ सकती, लेकिन ये मुमकिन है कि किसी मुसाफिर ने ट्रेन रवाना होते ही बाथरूम जाना चाहा हो और करिश्मा इसकी नज़रों में आ गई हो। मुमकिन है इसे लाश ही समझ लिया गया हो, मैंने कहा और उधर उधर देखते हुए दोबारा बोला। वो सामने मालगाड़ियों के पीछे कोई कच्ची आबादी नजर आ रही है। इस आबादी से निकलकर हम किसी और तरफ निकल जाएंगे। तुम्हारा अंदेशा गलत नहीं हो सकता, इसलिए जरा तेज चलो। हम इस प्लेटफार्म की आखिरी हद पर रेलवे यार्ड पर पहुंचे ही थे कि दाएं तरफ एक मालगाड़ी के नीचे से वही औरत नमूदार हुई जो प्लेटफार्म पर मेरे साथ बेंच पर बैठ गई थी, और बाद में जाते वक्त इसने अजीब सी निगाहों से हमारी तरफ देखा था। शर्यमान जी, इसने हमारी तरफ आते हुए मुझे आवाज दी। इस तरफ जाना खतरे से खाली नहीं, उधर को आ जाओ। मैं चौंक गया। इसने कैसे समझ लिया कि हम किसी खतरे से भागने की कोशिश कर रहे हैं, और वो यहाँ तक हमारे पीछे कैसे आ गई थी? मैं रुककर उधर उधर देखने लगा, जैसे ये जानना चाहता हूं कि वहां हमारे अलावा कोई और भी है, और इस औरत ने इसको पुकारा था। मैंने आप ही को आवाज दी है, शर्यमान जी और श्रीमती जी, इसने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा। उधर को आ जाओ। मैंने देवी की तरफ देखा, इसकी आंखों में भी उलझन थी। एक लम्हा को मेरे जहन में ये ख्याल भी आया था कि वो करिश्मा की साथी तो नहीं, लेकिन इस ख्याल को ज़हन से झटक दिया। अगर वो करिश्मा की साथी होती और इसने हम में से किसी को पहचान लिया था तो हमें प्लेटफार्म पर बैठे से उठने का मौका ना मिलता। हम दोनों इसके करीब आ गए। मेरा नाम गीता है, मुझे अपना हमदर्द समझो, इसने बारी बारी हमारी तरफ देखते हुए कहा। इसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। मैंने जिसको प्लेटफार्म पर देखा था तो तुम इस वक्त समझ गई थी कि कोई गड़बड़ है, और न जाने मुझे ये भरोसा भी क्यों था कि तुम लोग इस ट्रेन से रह जाओगे, और मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। ट्रेन जाने के बाद मैंने तुम दोनों को दूसरी पटरी पर मालगाड़ी के नीचे से गुजरते हुए देखा तो मैं समझ गई कि तुम लोगों को इस वक्त किसी मदद की जरूरत है, इसलिए मैं भी इस प्लेटफार्म से उतरकर इस मालगाड़ी के पीछे चलती रही। अब वो ट्रेन भी रुक गई है, किसी ने जंजीर खींच दी है, कोई गड़बड़ हुई है, इसका पता तो बाद में चल जाएगा। फिलहाल तो तुम लोगों को ऐसी जगह की जरूरत है जहां महफूज रह सको। मेरे साथ आओ। मैंने और देवी ने एक बार फिर एक दूसरे की तरफ देखा और खामोशी से इसके साथ चल पड़े। हम मालगाड़ियों के नीचे से गुजरते हुए वहां से किसी कदर दूर रेलवे यार्ड से बाहर आ गए। यहाँ रेलवे लाइन और सड़क के दरमियान की जगह पर 25 झोंपड़े बने हुए थे। ये भील खाना बदोश थे जो हर जगह को अपनी मलकियत समझकर झोंपड़े डाल लेते थे। हम लोग झोंपड़ों से निकलकर सड़क के किनारे पर आ गए। दाएं तरफ रेलवे स्टेशन था और बाईं तरफ काफी आगे एक चौराहा था। तुम लोग यहाँ रखो, मैं गाड़ी लेकर आती हूँ, गीता ने कहा। हम एक झोंपड़े की आड़ में खड़े हो गए। झोंपड़ों के दरमियान खिली जगह पर एक गुंजान शाखों वाला दरख्त था, जिसके साये में बैठी हुई भील औरत मशकूक सी नजरों से हमारी तरफ देख रही थी। मुझे तो ये औरत कुछ मुश्तबा ही लगती है। ऐसा ना हो कि कोई मुसीबत में फंस जाए, बेहतर होगा कि यहाँ से किसी तरफ भाग चलें, देवी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मुश्तबा तो मुझे भी लगती है, लेकिन इतना जरूर है कि इसका ताल्लुक करिश्मा से नहीं हो सकता, मैंने कहा।
अगर ट्रेन करिश्मा की वजह से रुकी है तो समझो कि इस इलाके में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हम अगर यहाँ से भाग भी ले तो ज्यादा दूर नहीं जा सकेंगे। हमें किसी महफूज जगह की जरूरत है और ऐसी जगह हमें ये गीता ही फराहम कर सकती है। ये कौन है और इसे यकायक हमसे हमदर्दी क्यों हो गई है, इसका भी पता चल जाएगा। अगर इसने हमारे साथ कोई धोखा करने की कोशिश की तो ये जिंदा नहीं बच सकेगी। हम उन जॉम्पलों के पास तकरीबन 10 मिनट तक खड़े रहे। इस दौरान देवी ने एक भील औरत से पानी लेकर भी पिया था। वो औरत अपने आप को अछूत समझते हुए पानी देने में कुछ पसो पेश कर रही थी, मगर जब देवी ने कहा कि वो किसी जात को अछूत नहीं समझती तो इस औरत ने एल्यूमिनियम के कटोरे में मटके से पानी भर कर दे दिया। इसी कटोरे में से चंद घूंट मैंने भी पी थे। जिस जगह हम खड़े थे वहां धूप थी, पसीने से मेरी कमीज जिस्म से चिपक गई थी। उन भील औरतों ने हमें कहा भी था कि हम दरख्त के साए में खड़े हो जाएं, मगर हमने इस जगह पर खड़े होने को तरजीह दी जहां गीता हमें छोड़ कर गई थी। सड़क पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त जारी थी। 10 मिनट बाद सिल्वर कलर की एक मर्सिडीज जॉम्पलों के सामने आकर रुकी तो मैंने और देवी ने मानी खेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा। मर्सिडीज के स्टीयरिंग के साथ हम दोनों ने गीता को बैठे हुए देख लिया था। कार में इसके अलावा और कोई नहीं था। कार एयर कंडीशनड थी क्योंकि इसके तमाम शीशे चढ़े हुए थे। आगे वाली खिड़की का शीशा आधा नीचे सरक गया और गीता ने हमारी तरफ देखते हुए आवाज दी, आ जाओ श्रीमान जी। मैं और देवी कार की तरफ बढ़ गए। पिछला दरवाजा खोलकर पहले मैं अंदर दाखिल हुआ और फिर देवी बैठ गई और दरवाजा बंद कर दिया। कार में बैठते ही यूं लगा था जैसे हम जहन्नम से निकलकर जन्नत में आ गए हूँ। कार का एयर कंडीशनर फुल स्पीड पर चल रहा था। बड़ी गड़बड़ हो गई है श्रीमान जी, गीता ने कार को आगे बढ़ाते हुए कहा। मैं ट्रेन रुकने की वजह मालूम करने के लिए रुक गई थी, इसलिए देर हो गई। ट्रेन प्लेटफार्म पर वापस आ गई है और शायद अब इसकी रवानगी में 2-4 घंटों की ताखीर हो जाए। ट्रेन को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है और किसी मुसाफिर को नीचे उतरने की इजाजत नहीं। क्यों, क्या हुआ? मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाते हुए पूछा। ट्रेन में डाकू घुस गए हैं क्या? मामला इससे भी ज्यादा खतरनाक लगता है, गीता ने सामने लगे हुए आईने का जाविया दुरुस्त करते हुए कहा। ट्रेन की 9 नंबर बोगी के टायलेट से एक औरत बेहोश पड़ी हुई मिली है। इसे शायद गला घूंट कर हलाक करने की कोशिश की गई थी, मगर वो जो कोई भी था अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। काश मैंने करिश्मा का गला घूंट कर मार ही दिया होता, मैंने दिल ही दिल में सोचा और गीता की बात पर गौर करने लगा। इसने बात करते हुए तो 9 नंबर बोगी पर खासा जोर दिया था। इससे मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि इसने हमें इस बोगी में सवार होते हुए देख लिया था। वो कौन था? पकड़ा गया, मैंने कहा और जवाब का इंतजार किए बगैर बोला, वो औरत कौन है? किया वो आदमी इसे लूटना चाहता था, रेप करना चाहता था। आजकल ट्रेनों में औरतों के साथ ऐसी बहुत सी वारदातें हो रही हैं। तुमने एकदम से कई सवाल कर डाले, गीता ने सामने लगे हुए आईने में मेरे चेहरे को देखते हुए कहा। इस औरत के साथी भी स्टेशन पर मौजूद हैं। वो मकामी पुलिस को बता चुके हैं कि करिश्मा नाम की वो औरत सरकार में एक बहुत बड़े ओहदे पर है। इतने बड़े ओहदे पर कि अगर वो चाहे तो चीफ मिनिस्टर भी इसके पाँव चाटने पर मजबूर हो सकता है। वो औरत अभी होश में नहीं आई थी। मैं ज्यादा देर वहां नहीं रुकी क्योंकि मैं जानती हूं कि इसके होश में आने के बाद एक तूफान उठ खड़ा होगा और फिर तुम लोगों के लिए यहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? हमें क्यों मुश्किल पेश आएगी? करिश्मा नाम की इस औरत से हमारा क्या ताल्लुक हो सकता है? मैंने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए कहा। तुम्हारा करिश्मा नाम की इस औरत से कोई ताल्लुक ना भी हो, लेकिन बहुत से लोग बता सकते हैं कि तुम लोग भी 9 नंबर बोगी में सवार हुए थे। हो सकता है मेरी तरह किसी और ने भी तुम्हें दूसरी तरफ ट्रेन से उतरते हुए देख लिया हो। इस बोगी के मुसाफिर तो ये बता ही सकते हैं कि तुम लोग ट्रेन चलने के बाद इस बोगी से उतर गए थे। ओह, मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। गीता बहुत गहरी और ज़हीन औरत थी। इसकी जहानत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता था कि इसने हमें प्लेटफार्म पर ही ताड़ लिया था कि हम किसी परेशानी में मुब्तला हैं, और वो शायद मेरे पास पेज पर बैठी भी इसलिए थी कि बातों का सिलसिला शुरू करती और हमारे बारे में कुछ जानने की कोशिश करती। लेकिन इसी वक्त ट्रेन आ गई। वो शिकारी औरत थी, ऊंचा शिकार खेलती थी। इसकी बातों से अंदाजा तो हो ही गया था कि वो बहुत ज़हीन औरत थी और उकाब जैसी निगाहें रखती थी। हो सकता है वो ये भी सोचती हो कि मैं देवी को भगा कर ले जा रहा हूँ। हमारे पास सामान के नाम पर कपड़े का एक थैला था और इस थैले ही ने हमें इसकी नज़रों में मशकूक बनाया होगा। अगर हमारे पास सूटकेस होता तो शायद इसे हम पर शुबा न होता। बहरहाल मैं मोहतात हो गया।
वो 10 थी और हम बेंच से उठ गए थे, मगर इसने हमें निगाहों से ओझल नहीं होने दिया था। इसने प्लेटफार्म पर हमारी निगरानी क्यों शुरू की थी और हमारी मदद को रेलवे यार्ड में क्यों पहुंच गई थी, इसका पता तो बाद में चलता, लेकिन मुझे कुछ हल्का सा अंदाजा था। मेरा ख्याल था कि वो देवी के चक्कर में थी। देवी कम बख्त थी ही ऐसी हुसैन के खामखा इसकी तरफ देखते रहने को दिल चाहता था। मुझे गीता पर शुबा था कि वो 5 मिनट में ट्रेन रुकने की वजह और इसके हवाले से इतनी सारी मालूमात हासिल कराई थी। इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू होती तो बात बहुत दूर आगे बढ़ सकती थी और हमारे बारे में वो कुछ और नतीजा अखज़ कर सकती थी।